मित्रों नमस्कार, सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज से रीजनिंग की इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 7:20 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों हम लोग एक फार्मूले का यूज करेंगे, 11 गुणे मिनट माइनस 60 गुणे एच घंटा हो जाएगा हमारा। यहाँ पर बट्टे 2 कर देंगे, 11 गुणे एम, मिनट कितने हैं यहाँ पर 20, तो 11 दूना हो जाएगा हमारा 22, 220 माइनस 6 सत्ते 42 से हो जाएगा 420 बट्टे 2। इसको हम अगर इसका अंतर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 200 बट्टे 2, ये हमारा हो जाएगा 100 डिग्री। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 7:20, तो 7 बजे घड़ी में हमारी घंटे की सुई कितने पर रहती है। मान लेते हैं कि 7 पर रहती है, और ये 20 मिनट पर मिनट वाली सुई कितने पर रहती है, 4 पर रहती है। तो अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर आएगा 3, और इसका अंतर अगर सकारात्मक है दोस्तों तो हम इसको 30 से गुणा करके 10 इसका मिनट का आधा जोड़ देंगे, तो इसमें मिनट का आधा हो जाएगा हमारा 10, तो 30 तिहाई 90 प्लस 10 बराबर हमारा हो जाएगा ये 100 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर अगर नकारात्मक या अगर निगेटिव आ जाए, यहाँ पर माइनस में अगर आ जाए, तो यहाँ पर गुणा 30 करके यहाँ पर हम अपना मिनट का आधा जो है घटा देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर है ऑप्शन डी 100 डिग्री। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जिस फलक में 5 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पर 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो 5 के विपरीत दोस्तों यहाँ पर अगर हम पहले पासे और तीसरे पासे को देखें तो यहाँ पर 2 सतह हमारी कॉमन दिखाई पड़ रही है। इसको हम उभयनिष्ठ नियम से लगाएंगे। यहाँ पर 6 और 4 यहाँ पर दोनों पासे में पहले और तीसरे में समान दिखाई पड़ रहा है। तो जिस 2 पासे में 2 सतह समान होगी तो हमारी तीसरी सतह आपस में विपरीत हो जाएगी, तो 5 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2, सही उत्तर है हमारा 2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। दोस्तों पहले हम अपनी दिशा बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, ये है दक्षिण, यहाँ पर ये है पूरब, ये है पश्चिम। उत्तर पूरब यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा दक्षिण पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पर कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो ये दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, यहाँ पर उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए यहाँ पर, और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व के बारे में कह रहा है ये पश्चिम हो जाए, और आगे का परिवर्तन भी यही तरीके से जारी रहे। तो यहाँ अगर उत्तर के सामने देखेंगे दोस्तों तो इसके सामने हमारी आ जाएगी दक्षिण दिशा, उत्तर के सामने हमारी आएगी दक्षिण दिशा, पश्चिम के सामने आएगी हमारी यहाँ पर पूरब की दिशा आ जाएगी। अब इसके यहाँ पूछ रहा है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो यह है हमारा पश्चिम, तो पश्चिम को हम कहेंगे दक्षिण पूरब। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए डी की पत्नी है, ई एफ की पत्नी है, डी ई का पुत्र है, जी ए का पुत्र है, बताएं कि एफ का जी से क्या संबंध है। ए डी की पत्नी है, यहाँ पर हो जाएगा ए डी की पत्नी है, माइनस दोस्तों हम लोग फीमेल के लिए यूज करते हैं और प्लस मेल के लिए यूज करते हैं। तो ए डी की पत्नी हो जाएगी, ये हो जाएगी डी, ए डी की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा डी। ई एफ की पत्नी है, इसको भी रोक देंगे। डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, तो डी है यहाँ पर ये ई का पुत्र है डी। आगे कह रहा है जी ए का पुत्र है, जी ए का पुत्र है, जी ए का पुत्र है। यहाँ पर दिया गया है ई एफ की पत्नी है, ई एफ की पत्नी है। अब यहाँ पर पूछ रहा है एफ का जी से क्या संबंध है, एफ का जी से क्या संबंध है, तो एफ कौन है जी का। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आएगा, जब यहाँ पर जी की माँ ए हो जाएगी
उनके पति हो जाएंगे डी, और डी की माँ हो जाएंगी ई। तो यहाँ पर निकल के आएगा हमारा रिश्ता इनके बेटे, यहाँ पर निकल के आएगा हमारा ये एफ जी के दादा हैं, ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 9वीं और बाईं ओर से 10वीं स्थिति क्रम पर हैं। अगर वे अपनी स्थितियां अदल बदल लेती हैं तो सुनीता और रीमा दाहिनी ओर से 7वीं और बाईं ओर से 18वीं पर आ जाती हैं। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? दोस्तों इसको करने के लिए हम यहाँ पर कह रहा है कि सुनीता और रीमा क्रमशः, सुनीता ये हो जाएगी सुनीता और यहाँ पर हो जाएंगी ये रीमा। सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 9वीं है, सुनीता यहाँ पर 9वीं हो जाएगी दाहिनी ओर से, और बाईं ओर से रीमा हो जाएगी 10वें स्थान पर। ये दोनों अपना स्थान अगर बदल लेती हैं तो सुनीता दाहिनी ओर से हो जाती है यहाँ पर 17वीं, और बाईं ओर से रीमा हो जाएगी 18वीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करने के लिए इसमें विकर्णों का योग अगर हम कर लेंगे तो यहाँ पर विकर्णों का योग आएगा हमारा 27, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये भी 27। कुल संख्या ज्ञात करने के लिए विकर्णों का योग -1 कर देंगे, हमारी कुल संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर -1 करने पर हमारा आ जा रहा है 26, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कोड भाषा में हैंगर को MZSIVT लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में बैंकर को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर दे रहा है हैंगर, यहाँ पर दे रहा है दोस्तों हैंगर HANGER को लिखा जा रहा है MZSIVT। यहाँ पर N का विपरीत हो जाएगा M, H का विपरीत हो जाएगा S, A का विपरीत हो जाएगा Z, इसी प्रकार से R का विपरीत I, G का विपरीत T और E का विपरीत B हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बैंकर को लिखेंगे BANKER। तो यहाँ पर N का विपरीत हो जाएगा M, B का विपरीत हो जाएगा Y, A का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर Z। तो MZY दोस्तों हमारा पहले ऑप्शन में मिल रहा है। और भी चेक कर लेंगे, R का विपरीत हो जाएगा I, K का विपरीत हो जाएगा P, E का विपरीत हो जाएगा VIVP। हमारा ऑप्शन हो जाएगा AMZYIVP, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि KMNP का संबंध ACDF से है तो PRSU का संबंध किससे होगा? दोस्तों यहाँ पर हम इसका अंतर निकालेंगे। K और M के बीच में अंतर है 2 का, M और N के बीच में अंतर 1 का है, N और P के बीच में अंतर है हमारा 2 का। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे A और C के बीच का अंतर है 2, C और D के बीच में अंतर है हमारा 1, D और F के बीच में अंतर है हमारा 2। इसी प्रकार से इसमें भी अंतर है हमारा 2, 1 और 2 का अंतर देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन बी वाले ऑप्शन में चेक करेंगे। T और V में 2 का अंतर है, V और W में 1 का अंतर है, W और Y में दोस्तों यहाँ पर 2 का अंतर है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए कथन और उसकी 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। कथन दिया गया है दोस्तों बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। पूर्व धारणाएं दी गई हैं यहाँ पर। पहला, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। दोस्तों यहाँ पर केवल एकमात्र जहाँ दिखाई पड़े वो हमारा निष्कर्ष या पूर्व धारणा कोई भी हो हमारी गलत हो जाती है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व धारणा हमारी 2 सही हो जाएगी क्योंकि तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा यदि कथन में केवल पूर्व धारणा 2 निहित है तो हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा सही। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। जापान का संबंध एन से है तो रूबल का संबंध किससे होगा? जापान की मुद्रा एन है दोस्तों, रूस की मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दिए गए वेन आरेख में यदि समचतुर्भुज मनोवैज्ञानिक को निरूपित करता है, समचतुर्भुज मनोवैज्ञानिक को निरूपित करता है, त्रिभुज कारपोरेट कर्मचारियों को निरूपित करता है, त्रिभुज यहाँ पर किसको निरूपित करता है, कारपोरेट कर्मचारियों को, और यहाँ पर वृत्त दिया गया है, यह पिता के लिए निरूपित करता है, वृत्त हमारा पिता के लिए निरूपित करता है। तो पूछ रहा है तो कितने मनोवैज्ञानिक कारपोरेट कर्मचारी हैं लेकिन पिता नहीं है, तो जितने वृत्त में जितनी संख्या होगी इसको हम काट देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पूछ रहा है पिता नहीं है, और यहाँ पर कह रहा है कि पूछ रहा है यहाँ पर कितने मनोवैज्ञानिक कारपोरेट कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर हमारे 6 जो है कारपोरेट भी हैं कर्मचारी और मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर दिए पैटर्न को अनुपस्थिति भाग को पूरा करें। यहाँ पर पैटर्न, यहाँ पर आकृति को पूरा करना है दोस्तों। तो ये हमारी जो पत्ती बनी हुई है, अगर हम इसको इस प्रकार से बना दें ऐसे, तो ये हमारी लाइन यहाँ पर सीधी हो जाएगी। इसको अगर ऊपर वाली देखेंगे तो ये हमारी सीधी हो जाएगी, और इसी प्रकार से ये हमारी सीधी लाइन यहाँ पर हो जाएगी। तो ये सीधी लाइन वाला हो जाएगा हमारा, और इस पत्ती को यहाँ पर ऐसे अगर हम मिलाएंगे तो इस लाइन को हम इस प्रकार से देखेंगे, और यहाँ पर जब इसके सामने वाली सीधी लाइन है तो इसके सामने भी यहाँ पर सीधी लाइन होनी चाहिए दोस्तों। हमारा इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, ये वाला ऑप्शन यहाँ भी सीधी है और इस पत्ती में इस प्रकार से भी दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन और उसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उत्तर को इस रूप में चुनिए। कथन है हमारा पानी ठंडा होने पर बर्फ में, जबकि गर्म होने पर वह भाप में बदल जाता है। तो निष्कर्ष हमारा पहला दिया गया है जल ठोस है, जल गैस है। दोस्तों यह इस कथन से ये हमारा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि जल ठोस है कि जल गैस है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथन से दोनों ही निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है कथन, क्या आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पर तर्क दिया गया है नहीं, सभी लोग कठिन परिश्रम करें ऐसा संभव नहीं है। दूसरा दिया गया है हाँ, कठिन परिश्रम का आर्थिक विकास से सीधे संबंधित है। दोस्तों ये हमारा पहला तर्क जो है ये कह रहा है सभी लोग कठिन परिश्रम करें ऐसा संभव नहीं है। व्यक्तियों के द्वारा कठिन परिश्रम करना संभव नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। और हमारा तर्क दूसरा है हाँ, कठिन परिश्रम का आर्थिक विकास से सीधा संबंधित है, ये हमारा दूसरा तर्क सही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा दूसरा तर्क ऑप्शन सी, हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है 5, 21, 69, 213, 645। दोस्तों इसको अगर हम 5 में 3 से गुणा कर दें, 5 को अगर हम 3 से यहाँ पर 3 से गुणा करके 6 ऐड कर देंगे तो 5 3 15 6 21, और 21 में अगर हम 3 से गुणा करके 6 कर देंगे ऐड कर देंगे तो 21 3 63 और 6 हो जाएगा हमारा 69। 69 में 3 गुणा करके ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 213, और 213 में गुणा 3 करके अगर हम ऐड कर देंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 645। अब 645 में हम 3 से गुणा करके 6 ऐड करेंगे, 3 5 15, 3 चौको 12, 1 13, 3 6 18, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा अगर 645 में गुणा 3 करें और 6 ऐड करें तो 645 गुणे 3, 3 5 15, 3 चौको 12, 1 13, 3 6 18, 1 19। अब इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो 6 5 11, 3 1 4, ये 1900 हो जाएगा 41। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1941 सही आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे 4 संख्याएं युग्म दिया गया है, इसमें 3 किसी संदर्भ में एक समान है और एक असंगत है। यहाँ पर एक भिन्न दिया गया है दोस्तों, इसमें हमें चेक करना है। दिया गया है 7 का संबंध 294 है, तो इसको हम दोस्तों चेक करेंगे 7 का क्यूब। अगर 7 के क्यूब में अगर हम 7 का स्क्वायर अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 294। 7 7 49 7 300
43, और इसमें से अगर हम 49 माइनस कर देंगे, 7 7 49, 13 में से 9 गया 4 और 13 में से 4 गया 9 2, यहाँ पर आ जाएगा 294। इसी प्रकार से हम 6 के क्यूब में से अगर हम 6 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 180। 5 के क्यूब में अगर हम माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा 100। दोस्तों हमारा ऑप्शन सी भिन्न हो जाएगा यहाँ पर। 4 का अगर हम क्यूब करके 4 का स्क्वायर यहाँ पर करें, माइनस करें तो 4 चौक 16 चौको 64, 4 चौक 16, यहाँ पर अगर हम माइनस करें 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से गया 4, 48 आ जाएगा यहाँ पर। इसलिए हमारा ये भिन्न है ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक जंगल में केवल हिरण और मोर रहते हैं। जंगल में पैरों और आँखों की कुल संख्या क्रमशः 100 और 60 है, तो जंगल में हिरण और मोर की संख्या ज्ञात करो। भैया इसमें दिया गया है पैर और आँखों की कुल संख्या। पैरों की संख्या दी गई है यहाँ पर 100 और यहाँ पर आँखों की संख्या दी गई है, यहाँ पर आँखों की संख्या दी गई है 60। दोस्तों इसमें आँखों की संख्या दी गई है 60। दोस्तों चाहे कोई जानवर हो और चाहे कोई पक्षी हो या फिर मनुष्य हो, इसमें सबके पास 2 ही आँख होती है। दोस्तों यहाँ पर हमें सिर की संख्या निकालनी है। अगर आँख की संख्या दी गई है 60 तो हमारी सिर की संख्या निकल आएगी 30। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों फार्मूला है 4 पैर वाले के लिए, 4 पैर वालों की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो L/2 माइनस H लेग, यहाँ पर हो जाएगा पैर बटे 2 माइनस हेड मतलब सिर हो जाएगा। और 2 पैर वाले संख्या ज्ञात करने के लिए 2H माइनस L/2। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, एक का निकालेंगे तो अगला हमारा आराम से निकल आएगा। तो हम 4 पैर वाला पहले निकालते हैं। दिया गया है पैरों की संख्या यहाँ पर दी गई है 100, तो यहाँ पर 100 बटे 2 माइनस यहाँ पर सिर की संख्या निकल के आई है 30। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 50। 50 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 20। तो 4 पैर वालों की संख्या आ गई है हमारी, 4 पैर वाले की संख्या आ गई है 20। तो हमारी 2 पैर वाली, मोर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और यहाँ पर सिर की संख्या कितनी है? 30। तो 30 ही जानवर हैं यहाँ पर। तो अगर जंगल में हिरन की संख्या 20 निकल के आई है तो मोर की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 20 और 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रृंखला को पूरा करना है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है स्टार, ये हमारा चित्र दिया गया है। तो ये देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर कि अगर स्टार को अगर देखें तो ये विकर्णवत रूप से, इस विकर्ण के रूप में, ये विकर्ण के रूप में यहाँ पर आया, ये वाला स्टार यहाँ आ गया है, यहाँ के बाद ये यहाँ पर आया है, उसके बाद फिर ये सीधा ऊपर की ओर जा रहा है तो इस बॉक्स में यहाँ पर आया है, इसके बाद ये सीधा फिर ऊपर की ओर जाएगा तो स्टार हमारा यहाँ पर स्टार दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में स्टार यहाँ पर है और ऑप्शन डी में भी स्टार यहाँ पर है। और इसको देखेंगे, इस वाले चित्र को दोस्तों, ये वाला चित्र हमारा वामावर्त घूम रहा है, बाईं ओर घूम रहा है एक स्थान छोड़ करके। देखो एक स्थान छोड़ करके यहाँ पर आया, लेकिन ये ब्लैक वाला इधर की ओर घूम जा रहा है। अब यहाँ पर भी एक स्थान छोड़ करके यहाँ पर जब आया तो ये ब्लैक वाला इधर की ओर घूम जा रहा है। अब ये एक स्थान यहाँ पर जब ये छोड़कर आया तो फिर यहाँ पर पहुँचा और ये ब्लैक वाला इधर घूम गया। अब इसी प्रकार से एक स्थान ये छोड़ करके यहाँ पर पहुँचेगा, अब ब्लैक वाला हमारा इधर आ जाएगा, ब्लैक वाला। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लैक वाला इधर दिखाई पड़ रहा है तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्देश दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली शर्त दी गई है उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त दी गई है उम्मीदवार को कम से कम 5 वर्ष के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना जरूरी है। तीसरा है उम्मीदवार को कम से कम 10 वर्ष के लिए एक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। चौथा है 1 जनवरी 2021 तक उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पांचवा दिया गया है राष्ट्रपति की राय में उम्मीदवार को एक प्रतिनिधि न्यायविद होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, तरुण 49 वर्ष का है
और वह भारत का नागरिक है, वह 3 वर्ष से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर उसकी कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली बात तो उसकी उम्र सही है, ठीक है, और भारत का नागरिक भी है, लेकिन ये 3 वर्ष से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है। ये हमारी इसकी योग्यता यहाँ पर ये नहीं हो पाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ष के लिए कौन सा निर्देश हो जाएगा यहाँ पर। वर्ष के लिए हमारा चौथा निर्देश है और भारत का नागरिक होना चाहिए हमारा पहला निर्देश है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 4 के तहत योग्य है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्देश दोस्तों हमारे सारे वही हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डेनियल भारत का नागरिक है, वह 14 वर्षों से उच्च न्यायालय में वकील है। यहाँ पर निर्देश पहला फॉलो हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पर 14 वर्ष से उच्च न्यायालय में वकील के रूप में काम कर रहा है। तो ये हमारा तीसरा निर्देश भी फॉलो कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, वह 2 वर्ष से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है। ये दोस्तों उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 2 वर्ष से काम कर रहा है। यहाँ पर मांगा गया है 5 वर्ष से, इसलिए हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर दिया गया है और राष्ट्रपति की राय में वह प्रतिष्ठित न्यायविद है। दोस्तों पहला निर्देश फॉलो हो रहा है, तीसरा निर्देश भी फॉलो हो रहा है, और यहाँ पर 5वां निर्देश भी फॉलो हो रहा है। तो 1, 3 और 5 यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 1, 3 और 5 के तहत यह योग्य है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्देश दोस्तों हमारे वही रहेंगे। यहाँ पर कह रहा है जोसेफ कनाडा का नागरिक है। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये हमारा पहले निर्देश के अनुसार ये तो नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। और 6 वर्ष से उच्च न्यायालय में वकील के रूप में काम कर रहा है। 6 वर्ष से उच्च न्यायालय में वकील के रूप में काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है उम्मीदवार को कम से कम 5 वर्ष के लिए एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 6 वर्ष से उच्च न्यायालय में वकील के रूप में काम कर रहा है। उसका जन्म 4 दिसंबर 1980 को हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सिर्फ इसकी एज ही फॉलो कर रही है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा चौथा निर्देश जो है, चौथा निर्देश ही फॉलो हो पा रहा है यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 4th के तहत वह योग्य है। यहाँ पर ये कह रहा है 6 वर्ष से उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर थर्ड वाला अगर देखें, थर्ड निर्देश देखेंगे तो यहाँ पर उम्मीदवार को कम से कम 10 वर्ष के लिए एक उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए, इसलिए हमारा ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 4th के तहत वह योग्य है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।